हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025866 का एनालिसिस, पेपर 866। आपकी स्क्रीन्स पर पहला सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में, किसी एक सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। इफ यू डजंट हैव अ डॉक्टर कॉन्टेक्ट द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, डजंट नहीं डोंट अथवा डू नॉट होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य का ये क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सब्जेक्ट है यू, जिसके साथ हम डजंट नहीं डोंट का प्रयोग करते हैं। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, इफ़ यू डोंट हैव अ डॉक्टर कॉन्टेक्ट द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। अगर आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है तो फिर संपर्क करें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इफ़ यू डजंट हैव नहीं डोंट हैव होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित सेगमेंट है, अंडरलाइन खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसमें दी गई अशुद्धि को ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं, दे वरंट अलाउज टू टेक देयर डॉग इनटू द स्टोर। विद्यार्थी ध्यान दे, वाक्य में एरर यहाँ है, अलाउज नहीं अलाउड होना चाहिए था। वाक्य है पैसिव वॉइस का, वरंट के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की आवश्यकता थी, अलाउज नहीं अलाउड होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, दे वरंट अलाउड टू टेक देयर डॉग इनटू द स्टोर। उन्हें अनुमति नहीं थी कि अपना कुत्ता अपने साथ स्टोर में या दुकान आदि में ले जा सकें। वाक्य में आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउड टू टेक, ना कि अलाउज टू टेक। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है अलाउड टू टेक, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कहता है अलाउड टू टुक, टुक नहीं टेक होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक चाहिए थी। हमारा आंसर ऑप्शन डी अलाउड टू टेक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78। अब की बार निर्देश है दिए गए इडियम या फ्रेज का अर्थ बताएं। हमें मिला है इन द फ्लैश। इन द फ्लैश का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिशः रूप से। अगर आप किसी से इन पर्सन मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो आप उनसे मिलते हैं इन द फ्लैश। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इन बॉडीली फॉर्म या इन पर्सन। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू बी नियर डेथ, मृत्यु के समीप होना, नहीं। बी कहता है टू गेट वन सेल्फ टैटूड, अपने शरीर पर टैटू गुदवाना, नहीं। अंतिम ऑप्शन सी कहता है टू टॉक टू समबडी, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी, इन बॉडीली फॉर्म या इन पर्सन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को सही ऑप्शन से रिप्लेस करें। तो पढ़ते हैं, द शेल्फ इज टू हाईएस्ट फॉर मी टू रीच। वाक्य में बेशक एरर यहाँ है, टू हाईएस्ट नहीं टू हाई होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, टू के साथ हमें चाहिए एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हाईएस्ट नहीं हाई होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द शेल्फ इज टू हाई फॉर मी टू रीच। विद्यार्थी ध्यान दें, शेल्फ का अर्थ है आला, तो आला इतना ऊंचा है कि मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, टू हाई। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू हाईली, नहीं टू हाईली नहीं हाई होना चाहिए था। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, मोर हायर, वैसे भी डबल कंपैरेटिव्स का इस्तेमाल हुआ है और हमें चाहिए पॉजिटिव डिग्री, ना कि कंपैरेटिव। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न मिला है, जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करें, उन्हें तार्किक क्रम में फिर से जमाएं। तो पढ़ते हैं, द शेप ऑफ एन एग, जो किसी अंडे की शेप है, बनावट है, आकार है, हैज़ बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स इवोल्यूशन। विद्यार्थी ध्यान दें, हाईली रिगार्डेड इसका बड़ा मान किया जाता है, सम्मान से देखा जाता है, फॉर इट्स इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अर्थ है विकास या क्रमिक विकास। तो अंडे की जो शेप है उसको बड़े मान सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि वो विकास उसका इस प्रकार का हुआ है। इवोल्यूशन है विकास या क्रमिक विकास। द बॉडी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, एफिशिएंट का अर्थ है कुशल या कार्यकुशल। नॉट रोल अवे, रोल अवे का अर्थ है लुढ़क जाना,
वंस लेड, विद्यार्थी ध्यान दें, लेड थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ले की, जिसका अर्थ है अंडा देना। तो अंडा जब दिया जाता है उसके बाद नॉट रोल अवे, लुढ़कता नहीं है। इज स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली का अर्थ है बनावट के तौर पर। एज लार्ज इनफ टू इंक्यूबेट, विद्यार्थी ध्यान दें, इंक्यूबेट का अर्थ है अंडे को सेना। जब मुर्गी अपने अंडे पर बैठती है और अपनी ऊष्मा से उसे सेती है ताकि उसमें से चूजा बाहर आए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इंक्यूबेट। एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का अर्थ है भ्रूण, तो जो चूजा अंडे के अंदर विकसित हो रहा होता है उसे कहेंगे एम्ब्रियो या भ्रूण। स्मॉल इनफ टू एग्जिट, एग्जिट होता है बाहर निकलना। साउंड इनफ, विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ साउंड का अर्थ है अच्छा या स्वस्थ, जैसे हम कहते हैं साउंड स्लीप, तो अच्छी नींद। अंग्रेजी में हेल्थी। साउंड इनफ टू बेयर वेट, बेयर है सहन करना, वेट है वजन। एंड बी द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, और जीवन की शुरुआत होना। फॉर सो मैनी स्पीशीज, स्पीशीज का अर्थ है प्रजातियां। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये अंडे की बनावट के बारे में है और उस बनावट में क्या विशेषताएं हैं उस बारे में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं PR तथा QS। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट होगा P। द शेप ऑफ एन एग, एग की जो शेप है हैज़ बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स इवोल्यूशन, इसका बड़ा मान किया जाता है इसके विकास के कारण, जिस प्रकार का इसमें विकास हुआ है। P के उपरांत होगा खंड R। एज लार्ज इनफ टू इंक्यूबेट एन एम्ब्रियो, इतना बड़ा है, पर्याप्त रूप से बड़ा है कि उसमें एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण इंक्यूबेट किया जा सके, उसे सेया जा सके। स्मॉल इनफ टू एग्जिट, लेकिन बड़ा तो इतना है कि एम्ब्रियो उसमें विकसित हो सके, इंक्यूबेट हो सके, लेकिन इतना छोटा भी है, पर्याप्त रूप से छोटा भी है टू एग्जिट द बॉडी, वो मुर्गी के शरीर से बाहर आता है अंडा, और इतना छोटा भी है कि शरीर से बाहर आ सके, मुर्गी के शरीर से बाहर आ सके इन द मोस्ट इफिशिएंट वे, सबसे ज़्यादा कार्यकुशल तरीके से बाहर आ सके, इसलिए पर्याप्त रूप से छोटा भी है। नॉट रोल अवे, और लुढ़के नहीं वंस लेट, दिए जाने के बाद। इज स्ट्रक्चरली, और अंतिम खंड मात्र ऐसे ही हो सकता है, इज स्ट्रक्चरली साउंड इनफ, और उसकी बनावट इतनी स्वस्थ, इतनी अच्छी है, इतनी साउंड है कि वो वजन भी सह सकता है। एंड बी द बिगिनिंग ऑफ लाइफ फॉर सो मैनी स्पीशीज़, और उसकी बनावट इतनी अच्छी है स्ट्रक्चरली कि वो वज़न भी उठा सकता है, मुर्गी उस पर बैठ सकती है, वो वज़न भी उठा सकता है, और शुरुआत बनता है वो अंडा किसका, कई सारी स्पीशीज़ का, कई सारी प्रजातियों की शुरुआत इसी अंडे से होती है। तो हमारे पास आंसर वो ऑप्शन होगा जो शुरुआत होती हो जिसकी सेगमेंट P से, उसके बाद R और उसके बाद Q और उसके बाद S। हमारा आंसर वही ऑप्शन होगा जो P से शुरू हो, उसके बाद हो सेगमेंट R, Q तथा S। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन D ही हो सकता है, PRQS, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम हो, पर्यायवाची हो। हमें मिला है नेशंस, नेशंस का अर्थ है शुरुआत या प्रारंभ, इंग्लिश में बिगिनिंग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसिपियंस, जिसका भी यही अर्थ है शुरुआत या बिगिनिंग। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए सेसेशन का अर्थ है समाप्ति या अंत। एक्रीमोनियस का अर्थ है कड़वाहटपूर्ण या बिटर, जैसे संबंध एक्रीमोनियस हैं तो कड़वाहटपूर्ण है। और एसेंस का अर्थ है सार। हमारा आंसर ऑप्शन सी, इंसिपियंसी रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है तो पढ़ते हैं। अ रिलीजियस वॉर, एक धार्मिक युद्ध या धर्म युद्ध कहलाता है क्रूसेड। विद्यार्थी ध्यान दें, धर्म के लिए या किसी महान उद्देश्य के लिए अगर जंग की जाए, युद्ध लड़ा जाए तो उसे कहा जाएगा क्रूसेड। अन्य ऑप्शंस की भी समीक्षा कर लेते हैं। कॉलोनियलिज्म का अर्थ है उपनिवेशवाद। अगर कोई देश अन्य देशों पर आधिपत्य करके उनको अपनी कॉलोनीज या उपनिवेश बनाकर रखना चाहता है तो उसकी विचारधारा हुई कॉलोनियलिज्म की या उपनिवेशवाद की। जबकि ऑप्शन बी कॉन्फ्रेंस का अर्थ है सभा या गोष्ठी, अंग्रेजी में सेमिनार। और अंतिम ऑप्शन डी इंस्क्रिप्शन का अर्थ है अभिलेख या शिलालेख। किसी
पत्थर या किसी ऐसी ही ठोस सतह पर कुछ गोद कर लिखा जाए तो उसे कहा जाएगा इंस्क्रिप्शन, हिंदी में अभिलेख या शिलालेख। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश मिला है प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं। क्वेश्चन वर्ड है नाक, जिसका अर्थ होता है किसी को चिढ़ाना, अनॉय करना या इरिटेट करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इरिटेट। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए रीअश्योर का अर्थ है किसी को आश्वासन देना, आश्वस्त करना या यकीन दिलाना। मैं आपको रीअश्योर करता हूं तो आपको यकीन दिलाता हूं, आश्वस्त करता हूं। ऑप्शन बी सोलेस का अर्थ है सांत्वना या दिलासा, इंग्लिश में कॉन्सोलेशन। और अंतिम ऑप्शन डी ऑब्लिगेशन एक बहुत अच्छा शब्द है। इसके दो प्रमुख अर्थ हैं, एक तो है बाध्यता या कंपल्शन और दूसरा है आभार या ग्रेटिट्यूड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, पढ़ते हैं। अ डिस्कॉन्सोलेट अर्जुन, विद्यार्थी ध्यान दें, डिस्कॉन्सोलेट का अर्थ है बहुत ही दुखी या गमगीन। A disconsolate Arjun dash his way back down the mountain. Down the mountain है पर्वत से नीचे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मेड हिज वे बैक डाउन द माउंटेन। विद्यार्थी ध्यान दें, मेक योर वे या मेक हिज वे का अर्थ है किसी दिशा में जाना। तो बहुत गमगीन अर्जुन जो था वो पर्वत से नीचे उतरा, मेड हिज वे डाउन द माउंटेन। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए डेजर्टेड, थर्ड फॉर्म है डेजर्ट की। डेजर्ट का अर्थ होता है मोर्चा छोड़कर या दायित्व छोड़कर भाग जाना। तो फौज से भागे हुए सिपाही को अंग्रेजी में कहा जाता है डेजर्टर। डेजर्ट का अर्थ है अपना दायित्व, ड्यूटी या फिर फौज का मोर्चा छोड़कर भाग जाना। इलोप एक अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। इसका हिंदी अर्थ है सह पलायन करना, किसी के साथ भाग जाना। तो अगर कोई प्रेमी युगल कहीं भाग जाए तो हम कहेंगे उन्होंने इलोप किया है। और एब्सकॉन्डेड थर्ड फॉर्म है वर्ब एब्सकॉन्ड की। एब्सकॉन्ड का अर्थ होता है फरार होना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। आई बिलीव दैट वी आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइसेस। आई बिलीव दैट वी आर सोली रिस्पॉन्सिबल। सोली का अर्थ है एकमात्र रूप से। मेरा यकीन है, मेरा मानना है कि हम स्वयं ही एकमात्र रूप से जिम्मेदार हैं हमारी चॉइसेस के लिए। जो हम चॉइसेस करते हैं उनके लिए, जो हम चीज़ करना चुनते हैं नहीं चुनते हैं, उनके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। सोली मीन्स एकमात्र रूप से। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑर्डिनरीली का अर्थ है सामान्य रूप से। ड्यूरेबली एक अच्छा अर्थ है। ड्यूरेबली का अर्थ है टिकाऊ तौर पर। टिकाऊ तौर पर यानी जो चीज़ लंबे अरसे तक चलती रहे। और प्रोफ्यूसली का अर्थ है बहुत अधिक। जैसे किसी आदमी के शरीर से बहुत खून बह रहा है तो ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली। कोई बहुत बार बार माफ़ी मांग रहा है तो अपोलोजाइजिंग प्रोफ्यूसली। हमारा आंसर ऑप्शन बी सोली ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताना है। शब्द है पेनेसिया। पेनेसिया का अर्थ है एक ऐसी दवाई जो हर रोग का उपचार कर दे, तो अचूक औषधि या रामबाण दवाई। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योरॉल। क्योरॉल का अर्थ है ऐसी दवाई जो हर रोग को ठीक कर दे, अचूक औषधि या रामबाण औषधि। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए परोकियल का अर्थ है संकीर्ण विचारों वाला, अंग्रेजी में नैरो माइंडेड। ऑप्शन बी लर्गी का अर्थ है कोई छोटी मोटी बीमारी या मामूली सी बीमारी जो ज़्यादा गंभीर ना हो। और प्लेजियरिज्म, विद्यार्थी ध्यान दें, एक बहुत अच्छा शब्द है। प्लेजियरिज्म का अर्थ है साहित्य चोरी। तो किसी अन्य की किताब को अगर आप या मैं अपने नाम से पब्लिश करा लें, छपवा लें, किसी अन्य की धुन को चोरी कर कर कोई नया गाना बना लिया जाए, तो ये उदाहरण होंगे प्लेजियरिज्म के या साहित्य चोरी के। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी क्योरॉल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, निर्देश आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय अशुद्धि है, वही खंड वही सेगमेंट हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द इवेंट हराइजन टेलीस्कोप किसी दूरदर्शी का नाम है। द इवेंट हराइजन टेलीस्कोप कैन हेल्प साइंटिस्ट। साइंटिस्ट आप जानते हैं वैज्ञानिक। एनालाइज का अर्थ होता है विश्लेषण करना।
द शेप्स हैं आकार या बनावट, एंड बिहेवियर्स ऑफ ब्लैक होल्स बाउंड्रीज हैं सीमाएं। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, विद्यार्थी ध्यान दें। होल्स एक प्लूरल नाउन है जो एस में ख़त्म होती है, इसका पॉजेसिव बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी तो लगाएंगे किंतु आगे का एस नहीं लगाएंगे। सही रचना होगी HOLES अपोस्ट्रोफी और एस उसके अंत में नहीं। तो करेक्शन के बाद वाक्य हो गया, द इवेंट हराइजन टेलीस्कोप कैन हेल्प साइंटिस्ट की मदद कर सकता है वैज्ञानिकों की एनालाइज विश्लेषण करने में द शेप्स एंड बिहेवियर्स, क्योंकि ब्लैक होल्स प्लूरल है, शेप्स एंड बिहेवियर्स ऑफ ब्लैक होल्स बाउंड्रीज। ब्लैक होल्स में एस के उपरांत अपोस्ट्रोफी होगी, प्लूरल नाउन अगर एस में खत्म होती है तो अपोस्ट्रोफी बाहर आती है, उसके आगे का एस ड्रॉप कर दिया जाता है तो नहीं लिखा जाता। बाउंड्रीज, तो ब्लैक होल्स हैं जो उनकी बाउंड्रीज को अध्ययन करने में ये टेलीस्कोप मदद कर सकता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ ब्लैक होल्स के लिखने के तरीके में गलती है, विद्यार्थी जानते हैं ये है पॉजेसिव केस का उदाहरण। अध्याय है नाउन, प्लूरल नाउन एस में ख़त्म हो तो उसका पॉजेसिव फॉर्म बनाया जाता है एस के उपरांत अपोस्ट्रोफी लगाकर, और उसके उपरांत कोई एस नहीं लगाते। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक ब्रैकेटेड खंड है जिसे कोष्ठक में बंद किया गया है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे रिप्लेस करे सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं, द पैलेस वॉज इन टर्मोइल। टर्मोइल का अर्थ है उथल पुथल, अस्त व्यस्तता। बिकॉज शिखंडी हैड रिटर्न। विद्यार्थी ध्यान दें, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, हैड के साथ हमें चाहिए थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द पैलेस जो महल था वॉज इन टर्मोइल बिकॉज शिखंडी हैड रिटर्न्ड। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हैव रिटर्न, बिल्कुल नहीं, शिखंडी सिंगुलर है, हैज होना चाहिए था, वो भी तब जब वाक्य वर्तमान का होता, वाक्य भूतकालिक है। ऑप्शन डी कहता है वॉज रिटर्न, बिल्कुल नहीं, वाक्य की रचना ही इस खंड की गलत है, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म, और पैसिव होने पर थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। किसी भी स्थिति में वॉज रिटर्न रचनात्मक तौर पर ही गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश है दी गई इडियम या फ्रेज का अर्थ बताएं। पढ़ते हैं, हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स। विद्यार्थी ध्यान दें, इस शब्द का उच्चारण है आइल्स, आइल्स। हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स। वैसे तो शाब्दिक तौर पर आइल्स का अर्थ है बेंचेस की रोज के बीच में जो जगह होती है चलने के लिए, उसे आइल्स कहते हैं, पर मुहावरे में पूरे का अर्थ लेना चाहिए, ना कि एकल शब्दों का। टू हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स का अर्थ है बहुत ज़्यादा लोगों को हंसाना, लोग अनियंत्रित रूप से हंसने लगें तो यू हैव देम इन द आइल्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हंसाना, लोग अनियंत्रित रूप से हंसने लगे। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है मेक फॉल्स प्रोमिसेस, बिल्कुल नहीं। बी कहता है टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, बिल्कुल नहीं। और डी कहता है विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, विलिंग है इच्छुक, किसी चीज़ को तुरंत करने का इच्छुक, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। क्वेश्चन वर्ड है अमेलगमेट, जिसका अर्थ है मिलाना। जैसे अगर दो कंपनियों को अमेलगमेट किया जाए तो आप उन्हें यूनाइट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, आपस में मर्ज कर रहे हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सेपरेट। सेपरेट का अर्थ है पृथक करना, अलग करना। अन्य ऑप्शंस पर भी एक नज़र कर लेते हैं। इंटीग्रेट का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, कंबाइन भी जोड़ना, और अंतिम ऑप्शन कोअलेस, एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। कोअलेस का अर्थ है चीज़ों को एक जगह मिलाना या संगठित करना ताकि वो आपस में जुड़ जाएं, मिल जाएं। ये भी प्रश्न शब्द का सिनोनिम ही है। हमारा आंसर ऑप्शन बी, सेपरेट रहेगा, क्योंकि हमसे सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम पूछा गया था। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, निर्देश मिला है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं, ही सेड कोट आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो, एंड ऑफ द कोट। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दें रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, जिसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा।
सब्जेक्ट ही है, आई बदल के ही हो जाएगा और विल गो बदल के हो जाएगा वुड गो, जबकि टुमारो परिवर्तित होगा द नेक्स्ट डे में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी हो सकता है, ही सेड दैट ही वुड गो टू इंडोनेशिया द नेक्स्ट डे। अन्य ऑप्शंस की भी समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टोल्ड मी, टोल्ड नहीं हो सकता, सेड के उपरांत कोई ऑब्जेक्ट नहीं था सेड का, तो टू मी टू हिम कुछ होता तो हम सेड को टोल्ड में बदलते। अगर ही सेड टू मी होता तो ही टोल्ड मी होता, और फिर आगे टुमारो भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है ही सेड दैट ही वुड बी गोइंग, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है ही सेड दैट ही वुड बी गॉन, नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, निर्देश है चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। हमारा आंसर वो वाक्य होगा जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग की गलती नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन। कर्सर आप जानते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो संकेतक होता है उसे कर्सर कहते हैं। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं, उनमें कहाँ स्पेलिंग एरर है। कर्सर की स्पेलिंग ऑप्शन बी में गलत है। ऑप्शन सी, कर्सर, द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड, विद्यार्थी ध्यान दें, प्लेस्ड की स्पेलिंग गलत है और आगे स्टार्ट की भी गलत है। अंतिम ऑप्शन डी, द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, लाइन की स्पेलिंग गलत है। जबकि ऑप्शन ए, द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन में कोई एरर नहीं है, सारे शब्दों की स्पेलिंग सही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। निसंदेह हमारा आंसर है ऑप्शन डी। विद्यार्थी ध्यान दें, ये शब्द है ट्रनकेट, ना कि टर्नकेट। शब्द ट्रनकेट का अर्थ है छोटा करना, टू शॉर्टन। अगर किसी कार्य अवधि को आप ट्रनकेट करते हैं तो उसे कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, शॉर्टन कर देते हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ब्लेड आप जानते हैं, मेंटोर का अर्थ है कोई गुरु या जो आपको मार्गदर्शन देता हो, सिखाता हो, उस्ताद। डिनर आप जानते हैं। अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी, ट्रनकेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, निर्देश मिला है दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें। तो पढ़ते हैं, शी टोल्ड मी टू वेट हियर। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले वाक्य के टेंस को पहचानें। शी टोल्ड मी लिखा गया है सिंपल पास्ट टेंस में। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो नया सब्जेक्ट होगा आई और हेल्पिंग वर्ब होगी वॉस, और उसके साथ हमें चाहिए वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। विद्यार्थी ध्यान दें, सिंपल पास्ट टेंस में आवश्यकता के अनुसार वॉस अथवा वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नया सब्जेक्ट आई होगा, आई वॉज टोल्ड बाई हर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, आई वॉज टोल्ड बाई हर टू वेट हियर। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। आई वॉज टोल्ड बाई हर टू वेटेड नहीं, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ऑप्शन बी कहता है आई वॉज टोल्ड बाई हर टू वेट देयर, नहीं, हियर होना चाहिए था। सी कहता आई एम टोल्ड, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है। तो पढ़ते हैं, ऑफ अ स्लाइट फॉल्ट, स्लाइट है मामूली, फॉल्ट है दोष, दैट कैन बी फॉरगिवन, फॉरगिव का अर्थ होता है माफ करना, तो एक ऐसा मामूली दोष जिसे क्षमा किया जा सकता हो, दैट कैन बी फॉरगिवन का अर्थ है जो क्षम्य हो, माफी के योग्य हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वीनियल का अर्थ है कोई ऐसा पाप या अपराध जिसे क्षमा किया जा सकता हो। अब वीनियल सिन हुआ ऐसा पाप जो माफी के योग्य है, क्षम्य है। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी, लाइबल का अर्थ है मानहानि। अक्सर जब आप कुछ लिख कर या प्रकाशित करके किसी की मानहानि करते हैं तो उसे कहते हैं लाइबल या डेफमेशन। ऑप्शन सी, रेफरल का अर्थ है निर्दिष्ट किया जाना। अगर आप किसी व्यक्ति को कहीं कंसल्टेशन के लिए या समीक्षा के लिए किसी के पास भेजते हैं तो ये हुआ उदाहरण रेफरल का, कहीं निर्दिष्ट किया जाना। और अंतिम ऑप्शन डी, लिबर्टीन, एक बहुत अच्छा शब्द है। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अनैतिक है, व्याभिचारी है, तो व्याभिचारी या अनैतिक व्यक्ति को कहते हैं लिबर्टीन। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसे हमें पढ़ना है और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पढ़ते हैं, Many plays and films have depicted the life story of गौतम बुद्ध। विद्यार्थी ध्यान दें, प्लेज है नाटक, फिल्म्स आप जानते हैं, have depicted, डिपिक्ट का अर्थ होता है दर्शाना, दिखाना, टू शो।
द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध। बहुत से नाटकों और फिल्मों ने गौतम बुद्ध की कहानी को दिखाया है, दर्शाया है, चित्रित किया है। बट वॉट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वॉज इट्स रीजनल फोकस। विद्यार्थी ध्यान दें, वॉट मेड द म्यूजिकल प्ले, म्यूजिकल प्ले का अर्थ है संगीतमय नाटक, द वे अक्रॉस उसका नाम है, यूनिक का अर्थ है सबसे अलग या विलक्षण। जो जिसने इसको अनोखा बना दिया इस नाटक वे अक्रॉस को, वो क्या चीज़ थी, वॉज इट्स रीजनल फोकस, इसका क्षेत्रीय फोकस। Directed by G. Kumaraswamy, the play was adapted from Buddhism in Telangana. Directed by G. Kumaraswamy, ये डायरेक्टर का नाम है, निर्देशक का। The play was adapted, adapt का अर्थ होता है किसी चीज़ से रूपांतरित करना, ढालना। किससे ढाला गया था, रूपांतरित किया गया था, नाट्य रूप में परिवर्तित किया गया था, फ्रॉम बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से तेलंगाना राज्य में। बेस्ड ऑन अ कर्स्ट ब्राह्मण, कर्स्ट ब्राह्मण का अर्थ है अभिशप्त ब्राह्मण, कोई नाम था जिसका बावरी एंड हिज 16 डिसाइपल्स, डिसाइपल्स का अर्थ है अनुयायी या चेले, उसके 16 डिसाइपल्स यानी उसके चेले अनुयायी, एक्सप्लोरिंग जो खोज रहे थे, बर्थ डेथ रीबर्थ एंड ब्रदरहुड, वो किन चीज़ों का अर्थ खोज रहे होंगे, जन्म का, मृत्यु का, पुनर्जन्म का तथा बंधुत्व का। ब्रदरहुड है बंधुत्व। यूजिंग प्रोजेक्टर विजुअल्स, प्रोजेक्टर विजुअल है जब आप प्रोजेक्टर से कोई चीज़ दिखाते हैं। म्यूजिक एंड शैडो प्ले, शैडो प्ले विद्यार्थी ध्यान दें, इस प्रकार का नाट्य मंचन होता है जिसमें परछाइयाँ जो है वो दिखाई जाती हैं पर्दे पर। द प्रोडक्शन एम्ड फॉर ऑथेंटिसिटी, एम का अर्थ होता है लक्ष्य होना, ऑथेंटिसिटी का अर्थ है जेन्युइननेस या सत्यता या प्रामाणिकता। तो लक्ष्य था उनका प्रामाणिकता, जेन्युइननेस, सत्यता। डिस्पाइट द प्लेस फोकस ऑन तेलंगाना, रीजनल फोकस था, इसके बावजूद कि फोकस जो था प्ले का वो तेलंगाना पर था। द नेटिव एसेंस वॉज कॉम्प्रोमाइज, नेटिव का अर्थ है मूल, एसेंस का अर्थ है सार, जो मूल सार था उस पर समझौता कर लिया गया था, वो उतना शुद्ध शायद नहीं रहा होगा। ड्यू टू द इंग्लिश एडिशन, एडिशन का अर्थ है संस्करण, अंग्रेजी संस्करण होने के कारण पूरी जो है शुद्धता शायद नहीं रह पाई, मूल शुद्धता। डन फॉर अ वाइडर रीच, डन फॉर अ वाइडर रीच मीन्स ताकि ज़्यादा लोग उसे देख पाएँ, समझ पाएँ, उसे अंग्रेजी में जो है रूपांतरित किया गया होगा। द लाइन्स अपीयर्ड जेडेड, जेडेड का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है थका हुआ, यानी बिना ऊर्जा का, जिनमें ऊर्जा ना हो, बहुत आकर्षण ना हो। तो जो पंक्तियाँ थी वो थकी थकी यानी ऊर्जाहीन लग रही थी, निस्तेज लग रही थी। विथ लिटरल ट्रांसलेशंस, लिटरल का अर्थ है शाब्दिक या शब्दशः अनुवाद किया जा रहा था, शब्दशः मतलब एक एक शब्द का वैसा अनुवाद किया जा रहा था। द ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द क्रू, यहाँ क्रू का अर्थ है वो सारे लोग जो इस नाटक का हिस्सा थे, उनसे ऑनेस्ट, बड़ी ईमानदारी पूर्ण परफॉर्मेंसेज आई। इम्पैक्टेड ओनली ऑन अ सरफेस लेवल, उसका प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट का अर्थ है प्रभाव पड़ना, सिर्फ सतही तौर पर। किरण कुमार बावरी, किरण कुमार ने शायद जो है रोल किया होगा बावरी का, उस ब्राह्मण का, अभिशप्त ब्राह्मण का। एंड कृष्ण चैतन्य जोशी एस पिंगिया, और कृष्ण चैतन्य जोशी जो है उस अभिनेता का नाम है कृष्ण चैतन्य जोशी, उसने पिंगिया का जो है पात्र किया होगा। सेड टू हैव प्रोपगेटेड, पिंगिया जिसने ऐसा कहा जाता है प्रचारित किया बुद्धिज़्म को, फ्रॉम तेलंगाना, तेलंगाना से, टू सेवरल, सेवरल का अर्थ है कई रीजन्स, रीजन्स हैं क्षेत्र, अक्रॉस साउथ इंडिया, पूरे दक्षिण भारत में। ग्रैब योर अटेंशन, वो आपका ध्यान खींचते हैं, ग्रैब का अर्थ पकड़ लेना। तो आपका ध्यान कौन सी परफॉर्मेंसेस पकड़ती हैं, एक तो किरण कुमार ने जो बावरी का रोल किया और कृष्ण चैतन्य जोशी ने जो पिंगिया का रोल किया। इतना पढ़ने पर हम समझ गए हैं कि द वे अक्रॉस नाम का एक नाटक हुआ है, प्ले हुआ है, उसके बारे में ये पैसेज है। अब हम इसके दिए गए सवालों को पढ़ते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है व्हाट वाज सैक्रिफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, किस चीज़ को इंग्लिश में प्ले को रखने के लिए सैक्रिफाइस किया गया, बलिदान किया गया, किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था अ बिट ऑफ नेटिव एसेंस, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। उसका जो मूल सार था उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उसका बलिदान दिया गया। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिलेगा ये पंक्ति संख्या 6 में, एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन एम्ड फॉर ऑथेंटिसिटी डिस्पाइट द प्लेस फोकस ऑन तेलंगाना,
द नेटिव एसेंस वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है वाइडर ऑडियंस, बिल्कुल नहीं। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता या सत्यता, नहीं, सत्यता कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुई। और ऑप्शन सी कहता है डिपिक्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी या सच्चाई को प्रदर्शित करना, नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। पंक्ति संख्या 6 में आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले वे अक्रॉस। इसमें सबसे अलग बात क्या थी? पंक्ति 2 में ध्यान दे। हाँ, व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट्स रीजनल फोकस। क्षेत्रीय फोकस था, स्थानीय तौर पर फोकस था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। स्टोरी लाइन, कहानी, नहीं। रीजनल फोकस, इट वॉज अ म्यूजिकल। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ म्यूजिकल का अर्थ संगीतमय नहीं है। म्यूजिकल एक नाउन है, उससे पूर्व आ आया है। किसी संगीतमय नाटक को भी म्यूजिकल कहा जाता है, यहाँ एक नाउन है ये। इट वॉज इन इंग्लिश, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ। किरण कुमार ने किसका रोल किया? किरण कुमार ने, विद्यार्थी ध्यान दें, किरण कुमार ने रोल किया बावरी का, जो कि एक अभिशप्त ब्राह्मण था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रोल ऑफ द कर्स्ड ब्राह्मण बावरी। एक अभिशप्त ब्राह्मण बावरी का रोल उसने किया। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है बुद्धास डिसाइपल, बुद्ध का कोई अनुयायी या चेला, बिल्कुल नहीं। गौतम बुद्ध स्वयं का, नहीं। पिंगिया, नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, हु हेल्प्ड स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ इंडिया। किसने दक्षिण भारत में बुद्धिज्म को फैलाया? अंतिम 2-3 लाइनों पर विद्यार्थी ध्यान दें। किरण कुमार बावरी एंड कृष्ण चैतन्य जोशी एज पिंगिया सेड टू हैव प्रोपगेटेड। प्रोपगेट है प्रचारित करना, बुद्धिज्म फ्रॉम तेलंगाना टू सेवरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंगिया। अन्य ऑप्शंस बावरी नहीं, बुद्धा 16 डिसाइपल्स और तेलंगाना बुद्धिस्ट भी नहीं। हमारा आंसर पिंगिया होगा। पैसेज की अंतिम 2 पंक्तियों में आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, हु डायरेक्टेड द प्ले द वे अक्रॉस। प्रारंभ में ही दिया गया है। पंक्ति संख्या 3 में डायरेक्टेड बाय जी कुमार स्वामी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शंस में किरण कुमार, चैतन्य जोशी, बावरी, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 866 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, याद करें, उनका अभ्यास करें। वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें। और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।